बेटा आज हम लोगों का फिजिक्स में टॉपिक है ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध को भी हम लोग पढ़ेंगे। ओमिक रेसिस्टेंस इसे इंग्लिश में बोलते हैं और इसको कहते हैं नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो क्या होते हैं ओमिक रेसिस्टेंस और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता। ओम के नियम का पालन नहीं होता मतलब क्या है? मतलब ओम का नियम हमको क्या बताता था कि एक निश्चित ताप अगर है किसी कंपोनेंट का या कंडक्टर का, तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब ओम का नियम का पालन नहीं होता तो ऐसे कंपोनेंट को हम अनओमी प्रतिरोध बोलते हैं। फिलहाल हम एक एक की बात करेंगे, ओमीय प्रतिरोध की बात करेंगे। तो ऐसे वैद्युत परिपथ या ऐसे वैद्युत परिपथ के ऐसे घटक जिनमें ओम के नियम का पालन होता है उन्हें हम ओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथों को ओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसे प्रतिरोधों को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उन परिपथों का ये जो बिहेवियर है, ये जो व्यवहार है, इसे हम ओहमिक बिहेवियर कहते हैं और ऐसे मटेरियल्स को हम ओहमिक मटेरियल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं कि ओमीय प्रतिरोध किसको कहते हैं। बहुत ही सिंपल, ऐसे विद्युत परिपथ अथवा परिपथ के घटक कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, फैन होगा, स्विच होगा, ये जितनी भी चीजें हमारे सर्किट में लगी होती हैं, दिस ऑल आर द कंपोनेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अथवा परिपथ के घटक जिनमें ओम के नियम, ओम का नियम क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जिनमें ओम का नियम, या आपको ऐसा भी आपने देखा था V अपॉन I इज इक्वल टू R, और ये R कैसा होता था? कांस्टेंट। ये भी ओम के नियम का एक हिस्सा है। ओम के नियम यानी कि इसका पालन नहीं होता, पालन नहीं होता, ऐसे परिपथों को नहीं होता, उन्हें ओमीय परिपथ कहा जाता है। उन्हें ओमीय परिपथ कहा जाता है। तथा परिपथों के इस व्यवहार को ओमीय व्यवहार, ओमिक बिहेवियर कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जिन परिपथों में या जिन कंपोनेंट्स में ओम के नियम यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V अपॉन I की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, और अर्थात ओम के नियम का पालन होता है, उन्हें ओमीय परिपथ कहा जाता है। तथा परिपथों के इस व्यवहार को ओमीय व्यवहार यानी कि ओमिक बिहेवियर कहते हैं। ऐसा बिहेवियर जिन मटेरियल्स में होता है उन्हें हम ओमिक मटेरियल बोलते हैं। ऐसे रेसिस्टेंसेस को ओमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इनमें से कोई सा भी हम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं।
ओके, इनमें क्या होता है, इनमें जब आप V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे, इधर मैंने वोल्टेज ले लिया और इस साइड मैंने करंट ले लिया, तो जब आप इसमें V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा बेटा, ये बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, V और I ग्राफ। क्या स्पेशलिटी होगी इस ग्राफ की, मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा कि जब इतनी करंट है, I1 करंट है, I1 करंट है, तो उस समय इसका कुछ पोटेंशियल भी है, मैंने मान लिया V1 है, तो हमने V1 अपॉन I1 किया, V1 अपॉन I1 किया। फिर जब हमने और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ा के हमने इतना वोल्टेज कर दिया, जब इतना वोल्टेज कर दिया तो देखा सर्किट में इतनी करंट आ गई, और इस करंट की वैल्यू हमने मान लिया I2 है और वोल्टेज V2। फिर हमने V2 अपॉन I2 भी किया, हमने थोड़ा वोल्टेज और इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज और इंक्रीज करने से हमने देखा कि करंट भी पहले की अपेक्षा और बढ़ गई, और ये करंट हो गई I3। तो फिर हमने V3 अपॉन I3 किया, और हम देखते जाते हैं कि हम जितनी बार वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं उसी अनुपात में करंट भी बढ़ते जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये कि हर बार V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3 मीन्स हर बार V और I का जो रेशियो है, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ये इसकी सबसे खास बात है। या एक चीज और आप बोल सकते हैं कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है ये हर जगह एक जैसा रहता है, चाहे इस करंट के लिए आप देखें, इस करंट के लिए देखें, इस करंट के लिए देखें, किसी भी करंट या किसी भी वोल्टेज पर आप VI ग्राफ का स्लोप देखेंगे, स्लोप विल बी सेम, हर जगह स्लोप एक जैसा होगा। एक तो ये स्पेशलिटी होगी, दूसरी स्पेशलिटी इसकी होगी स्लोप ऑफ VI ग्राफ विल रिमेन सेम। ग्राफ का जो स्लोप होगा, उसका जो ढलान होगा, वो हर पॉइंट पर बिल्कुल एक जैसा होगा। ऐसा कहां पर होगा? ऐसा ओमीय प्रतिरोध में होता है। लेकिन हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे कंडक्टर्स या बहुत सारे आपके सर्किट्स, ऐसे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता, या V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट हमेशा नहीं रहती है। तो ऐसे परिपथों को बेटा हमने बोला अनओमीय परिपथ। अधिकतर हमने देखा कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर या उसमें फ्लो होने वाली करंट एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, उस समय वो ओम के नियम का पालन करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे परिपथों को हम फिर बोलते हैं अनओमीय परिपथ। तो सबसे पहले मैं और भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अनओमीय परिपथ के प्रतिरोध के बारे में नोट कर लेना चाहता हूं। तो कैसे हम इसको लिखेंगे? ऐसे विद्युत परिपथ जिनमें, ऐसे विद्युत परिपथ जिनमें, या ऐसे विद्युत परिपथ अथवा परिपथ के घटक जिनमें ओम के नियम, ओम के नियम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V अपॉन I इज इक्वल टू R, विच इज अ कांस्टेंट नंबर का
पालन नहीं होता, का पालन नहीं होता, उन्हें अनओमीय परिपथ कहा जाता है। बिल्कुल इसी की तरह आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज है। उन्हें अनओमीय परिपथ कहा जाता है। अनओमीय परिपथ अथवा घटक कहा जाता है। तथा ये जो बिहेवियर होता है, इस बिहेवियर को हम नॉन ओमिक बिहेवियर कहते हैं। तथा विद्युत परिपथ के इस व्यवहार को अनओमीय व्यवहार अनओमीय व्यवहार यानी कि नॉन ओमिक बिहेवियर कहा जाता है। तो ये नॉन ओमिक बिहेवियर, नॉन ओमिक सर्किट्स, नॉन ओमिक मटेरियल, उन मटेरियल्स को नॉन ओमिक मटेरियल बोलेंगे आप, और उन प्रतिरोधों को आप अनओमीय प्रतिरोध बोल दिया करेंगे। ठीक है। अधिकतर हमने देखा कि अगर हम मैं कुछ आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, जैसे मैं टॉर्च की बल्ब का ग्राफ बनाता हूं, अगर VI ग्राफ ऑफ टॉर्च बल्ब, टॉर्च के बल्ब का अगर हम VI ग्राफ बनाते हैं तो ओमीय प्रतिरोधों में क्या होता था, VI ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता था। लेकिन इसमें जब हम ग्राफ बनाते हैं VI ग्राफ, तो हमने देखा कि ये इसमें एक तरफ मैं ले लेता हूं वोल्टेज एक्सिस और एक तरफ करंट एक्सिस, तो आप किसी भी तरफ ले लीजिए। इधर ले लिया मैंने वोल्टेज और इधर ले लिया हमने करंट। अब इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने देखा इसका ग्राफ ऐसा आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है। क्या हमने देखा कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ देर तक तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहा और थोड़ी देर के बाद इसके ग्राफ में यह कर्वेचर आना स्टार्ट हो गया, आप देखें। और ग्राफ का स्ट्रेट लाइन रहना मतलब उसका बिहेवियर ओमिक बिहेवियर है, लेकिन ग्राफ का कर्वेचर हो जाना मींस अब इसका बिहेवियर ओमिक बिहेवियर नहीं है, क्योंकि हर जगह पर उसके V और I की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। तो यहां तक, जहां तक ये ग्राफ सीधा था, यहां तक ये कौन सा बिहेवियर शो करता है, यहां तक तो ये शो करता है ओमिक बिहेवियर। लेकिन जब ये ग्राफ कर्वेचर होने लगा, इसका मतलब है अब ये शो कर रहा है नॉन ओमिक बिहेवियर। तो टॉर्च के बल्ब का जब हमने ग्राफ बनाया तो वो लगभग इस तरह का हमको मिला। हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हम अगर एक जैसा, एक समान वोल्टेज बढ़ाते चले जाएं तो कुछ देर तक तो करंट उसी के अनुपात में बढ़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद करंट का उस अनुपात में बढ़ना बंद हो जाता है। जैसे हमने एक डायोड लिया और डायोड का एक टेबल बनाया। डायोड, आप जंक्शन डायोड पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के लेसन में। तो डायोड में हमने एक टेबल बनाई जिसके सिरों के बीच वोल्टेज और करंट के बीच हमने एक टेबल बनाई, उसकी रीडिंग्स ले करके वोल्टेज और करंट। जब हमने ये टेबल बनाई तो हमने देखा कि जब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। वोल्टेज बढ़ा करके हमने कर दिया 0.1 वोल्ट, करंट हमने देखा अभी भी 0 है।
इसको बढ़ा के हमने कर दिया 0.2 वोल्ट, करंट अभी भी 0 एम्पियर है। हमने इसको बढ़ा के कर दिया 0.3 वोल्ट, अभी भी 0, 0.4 पे 0, 0.5 पर भी 0, 0.6 पर 1 एम्पियर करंट हमको मिली। हमने इसको वोल्टेज बढ़ा के 0.7 कर दिया, 2 एम्पियर करंट हमको मिली। 0.8 कर दिया हमने, तो ये हमको करंट मिली 3 एम्पियर। उसके बाद और हमने बढ़ा के कर दिया, हमने इसको कर दिया 0.9, तो हमने देखा कि ये करंट हो गई आपकी 5 एम्पियर। हमने 1.0 कर दिया तो ये हो गई 8 एम्पियर। इस तरीके से हमने इसका टेबल बनाया, और ये टेबल किसके लिए था? डायोड के लिए टेबल था। जैसे कि मैंने बताया, आप जंक्शन डायोड पढ़ेंगे जब हम लोग सेमीकंडक्टर का लेसन पढ़ेंगे। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुई थी तो वोल्टेज 0, करंट भी 0, लेकिन हमने वोल्टेज को 0.1 इंक्रीज किया पर करंट में कोई इंक्रीज नहीं आया। वोल्टेज को फिर 0.1 इंक्रीज किया, करंट में कोई इंक्रीज नहीं आया। वोल्टेज में 0.1 इंक्रीज हुआ, करंट में कोई इंक्रीज नहीं। मींस 0.5 वोल्ट तक तो हमें कोई करंट ही नहीं मिली, करंट ही नहीं मिली। इसका मतलब वोल्टेज हम इंक्रीज करते थे लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होती थी। ये कौन सा बिहेवियर है? यहां पर जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। यहां पर जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट किया, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं हुई। तो ये वाला बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है? यही बिहेवियर तो है नॉन ओमिक बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि 0.6 पर मुझे 1 एम्पियर मिली। फिर मैंने 0.1 इंक्रीज किया, यहां पर 1 इंक्रीज हुआ। यहां भी मैंने 0.1 इंक्रीज किया, यहां भी 1 इंक्रीज हुआ। तो यहां से यहां तक में अब हमने क्या देखा कि हम वोल्टेज को 0.1 इंक्रीज करते हैं, इधर करंट भी 1 इंक्रीज हो जाती है। वोल्टेज 0.1 इंक्रीज हुआ, करंट भी 1 इंक्रीज हो गई। वोल्टेज 0.1 इंक्रीज हुआ, करंट भी 1 इंक्रीज हो गए। जिस रेशियो से वोल्टेज में चेंज आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग करंट में भी चेंज आ रहा है। तो उसका बिहेवियर यहां से यहां तक का बिहेवियर कैसा बिहेवियर हो गया? अब यहां से यहां तक का बिहेवियर ओमिक बिहेवियर हो गया उसका। इसके बाद हमने देखा कि फिर से 0.8 से हमने 0.9 किया, 0.1 इंक्रीज किया, लेकिन करंट में देखा 3 से 5 बढ़ गई, 2 का इंक्रीज आ गया। फिर हमने 0.9 से 1 इंक्रीज, 0.1 इंक्रीज करके 1 कर दिया, करंट 5 से 8 हो गई। मतलब यहां से लेकर अब यहां तक अगर आप ध्यान देंगे तो आप फिर से पाएंगे कि जितना हम वोल्टेज जिस हिसाब से चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग करंट में चेंज नहीं आता, बल्कि करंट में चेंज उससे ज्यादा आता है। तो एक बार फिर से यहां पर ये वाला बिहेवियर कैसा बिहेवियर हो गया? ये वाला बिहेवियर फिर से नॉन ओमिक बिहेवियर हो गया। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि डायोड में शुरुआत में भी नॉन ओमिक बिहेवियर, बीच में ओमिक बिहेवियर आया कुछ दूर तक, और आगे भी नॉन ओमिक बिहेवियर आपको मिलता है। तो हमने देखा कि जो डायोड होते हैं वो जितनी देर तक हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, पूरा टाइम वो उसी अनुपात में करंट को इंक्रीज नहीं करते। इसका मतलब है ऐसे परिपथों को हम बोल देंगे नॉन ओमिक सर्किट्स, और उनका जो ये बिहेवियर होगा उसे हम बोलेंगे नॉन ओमिक बिहेवियर। हम डायोड का जब ग्राफ बनाते हैं, VI ग्राफ जब बनाते हैं डायोड के लिए, VI ग्राफ जब हम बनाते हैं, इधर की तरफ हमने ले लिया वोल्टेज और यहां पर मैं ले रहा हूं करंट। शुरुआत में हमने क्या देखा कि शुरू में हम वोल्टेज स्टार्टिंग में हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे पर करंट नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग में हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं पर करंट इंक्रीज नहीं होती, जरा सी भी करंट नहीं आती। एक निश्चित वोल्टेज के बाद करंट आना स्टार्ट होती है और उसके बाद वो आगे बढ़ते चली जाती है, और आगे भी उसका जो बढ़ना होता है वो एक समान नहीं होता है। शुरुआत में कुछ देर तक वोल्टेज बढ़ा, करंट नहीं आई, वोल्टेज बढ़ रहा था पर करंट नहीं आ रही थी।
फिर कुछ देर तक वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ रही थी। इसके बाद फिर हम वोल्टेज को तो उतना ही बढ़ाते थे, लेकिन करंट ज्यादा तेजी से बढ़ जाती थी। तो इस तरीके का इसका ग्राफ मिलता है। VI ग्राफ ऑफ डायोड। तो इस तरीके का ग्राफ डायोड का मिलता है। अब आप ध्यान से देखें, यहां से यहां तक ओमिक बिहेवियर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि यहां से यहां तक कुछ दूर तक इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक इसका बिहेवियर ओमिक बिहेवियर रहेगा, और इसके बाद फिर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओमिक बिहेवियर नहीं रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जब करंट की वैल्यू, कुछ सर्किट ऐसे हैं कि जब वोल्टेज बहुत कम, करंट बहुत कम होती है तो भी उसका बिहेवियर ओमिक नहीं होता। करंट अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो भी उसका बिहेवियर ओमिक बिहेवियर नहीं होता है। तो ऐसे परिपथ को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। बहुत कम करंट तथा बहुत उच्च धारा, यहां भी करंट की जगह आप कम को निम्न वर्ड लिख लें, बहुत निम्न धारा तथा बहुत उच्च धारा में ओम के नियम का पालन नहीं होता। ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं बहुत कम में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बहुत कम में वोल्टेज जब इतना कम है कि उसमें करंट नहीं डेवलप हो रही है, इसलिए बहुत कम में भी ओम के नियम का पालन नहीं होता। बहुत ज्यादा जब करंट हो जाती है तो भी ओम के नियम का पालन होना बंद हो जाता है। मैं इसको आपको समझाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स समझें कि बेटा जब आप करंट को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक निश्चित लिमिट तक करंट का इंक्रीज होने के बाद जब करंट उस निश्चित लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आप तो जानते ही हैं कि कंडक्टर्स में करंट जब इंक्रीज होती है तो उससे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से दो बातें आती हैं। कौन कौन सी दो बातें? एक बात तो ये कि टेम्परेचर बढ़ने से पहली बात तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपने अभी टेम्परेचर के इफेक्ट देखे हुए हैं लास्ट क्लास में। तो जब करंट हाई होगी तो टेम्परेचर भी कंडक्टर का बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने से दो इफेक्ट, पहला थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ऐसा सोचिए आप कि एक जगह पर हमारे पास कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। जिस कंडक्टर में 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दौड़ने की जगह है, अब उसमें दौड़ रहे हैं 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर बढ़ गया। दूसरी चीज, जो उनकी नॉर्मल स्पीड पहले थी, जो भी उनकी नॉर्मल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड उसकी नॉर्मल स्पीड थी, अब टेम्परेचर बढ़ जाने से उनकी स्पीड भी बढ़ गई और वो हो गई 500 मीटर पर सेकेंड। तो नंबर भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गई। अब आप खुद सोचिए बेटा, आप सब भी एक नॉर्मल स्पीड से, एक जगह एक रोड है, उसमें आप 20 लोगों के दौड़ने की जगह है, 20 लोग अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़ोगे तो बड़े आराम से रोड पार कर जाओगे। लेकिन अगर उसी रोड में हम 100 लोगों को दौड़ा दें और आपके दौड़ने की एक निश्चित लिमिट से ज्यादा लिमिट से आपको दौड़ाएं, तो क्या होगा? जब आप ज्यादा तेज दौड़ते हैं, अपनी क्षमता से भी ज्यादा, तो आपने भी गौर किया होगा आपके पैर लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। और जब आपके पैर लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? टक्कर के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे?
तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि संख्या भी ज्यादा है, दौड़ भी अब अपनी क्षमता से ज्यादा रहे हैं, तो पैर कांपने लगेंगे और उस समय आपकी टक्कर की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर टक्कर की संभावना ज्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध तो बढ़ ही जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द कोलिजन। कोलिजन बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि टेम्परेचर को ज्यादा कर देने से क्यों आखिरकार रेजिस्टेंस में परिवर्तन आ जाता है और वो ओम के नियम का पालन करना बंद कर देते हैं। दूसरी चीज, क्या जो अनओमीय बिहेवियर होता है, अनओमीय परिपथ होते हैं, उन परिपथों का प्रतिरोध नहीं होता, उन परिपथों का प्रतिरोध शून्य होता है? ऐसा नहीं होता बेटा, उन परिपथों में भी प्रतिरोध होता है, उनका प्रतिरोध शून्य नहीं होता। प्रतिरोध ही तो था जिसकी वजह से वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे, स्टार्टिंग में करंट नहीं आ रही थी, रेसिस्टेंस उनको रेसिस्ट कर रहा था करंट को फ्लो होने के लिए, इसी वजह से करंट नहीं फ्लो हो रही थी। तो अनओमीय परिपथों में आप ये मत सोचिए कि प्रतिरोध नहीं होता, अनओमीय परिपथों में प्रतिरोध होता है, बस उनका प्रतिरोध ऐसा होता है कि हर जगह एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर उनके किसी भी ग्राफ में हम V1 अपॉन I1 करेंगे, फिर V2 अपॉन I2 करेंगे, फिर V3 अपॉन I3 करेंगे, तो उनका ये वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती। मींस हर बिंदु पर, वक्र के हर बिंदु पर R का मान अलग अलग होता है। ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर, ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तथा VI ग्राफ सदैव एक सरल रेखा नहीं होता, एक सरल रेखा नहीं होता। सदैव एक सरल रेखा नहीं होता मतलब हो सकता है थोड़ी दूर तक सरल रेखा हो, इसके आगे बिगड़ जाए। पहले सरल रेखा नहीं है और ये वोल्टेज के साथ साथ चल रहा है, फिर कुछ दूर तक सरल रेखा, इसके बाद बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रतिरोध होता है उसे अनओमीय प्रतिरोध, इस प्रकार के बिहेवियर को नॉन ओमिक बिहेवियर, इस प्रकार के मटेरियल को नॉन ओमिक मटेरियल, और इस प्रकार के रेसिस्टेंस को नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, परिपथ को नॉन ओमिक सर्किट बोल देते हैं। तो ये ओमिक सर्किट और ये नॉन ओमिक सर्किट के बारे में आपके पास ये जानकारी है। अब इसके बाद हाँ, आप चाहें तो इनके कुछ एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं नॉन ओमिक सर्किट्स के। इसके एग्जांपल्स मैं यहां लिख देता हूं। जैसे अभी एग्जांपल देखा आपने टॉर्च का बल्ब, टॉर्च का बल्ब, इसमें भी तो नॉन ओमिक बिहेवियर शो हो रहा है। टॉर्च का बल्ब, डायोड में आपने देखा कि डायोड में भी नॉन ओमिक बिहेवियर शो होता है। आप आगे चल के जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक डिवाइस पढ़ने का आपको मिलेगा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स में आप देखेंगे कि उसमें भी नॉन ओमिक बिहेवियर शो होता है, उसका भी VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता आदि। ये सब अनओमीय परिपथों के आपके एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आपको अनओमीय परिपथ अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अनओमीय परिपथ के बाद अब हम लोग इसमें एक चीज और आज पढ़ना चाहते हैं जिसे हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, और उनके वर्ण कोड क्या होते हैं इसे हम पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रेसिस्टर्स, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कार्बन रेसिस्टर्स। और वर्ण कोड उनके होंगे, कलर कोड, वो अभी हम बाद में करेंगे। पहले ये कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपके होते हैं,
इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कभी कभी हमें बहुत हाई रेसिस्टेंस की जरूरत रहती है, बहुत उच्च प्रतिरोध की हमको आवश्यकता होती है। अब उतना उच्च प्रतिरोध हम किससे बनाएं? तो अगर उतना उच्च प्रतिरोध हम किसी कंडक्टर से बनाने जाते हैं तो उस उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए हमें कंडक्टर की बहुत बड़ी लेंथ लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिरोध का बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी स्पेशल पर्पस के लिए बहुत हाई रेसिस्टेंस चाहिए और वो रेसिस्टेंस अगर आप कंडक्टर से बनाते हैं तो आपको उसके लिए एक बहुत बड़ी लेंथ लेनी पड़ेगी कंडक्टर की। अब उतनी बड़ी कंडक्टर की लेंथ हम जो ये रेसिस्टेंस बनाना चाहते हैं, डिवाइस हमारी छोटी है, मोबाइल फोन के अंदर मुझे लगाने या मुझे एलईडी के अंदर लगाने हैं मुझे, और एलईडी तो बस इतना बड़ा सा। अब उसके अंदर अगर मैंने 10 मीटर लेंथ का एक कंडक्टर रख दिया तो एलईडी तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो कंडक्टर से इतने हाई रेसिस्टर्स कंडक्टर के नहीं बनाए जा सकते फिर तो, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा लेंथ चाहिए मुझको। तो हम इतने हाई रेसिस्टर्स किसके बनाते हैं? तो फिर वो रेसिस्टर्स हम हमेशा सेमीकंडक्टर्स से बनाते हैं, अर्धचालकों से बनाते हैं। और इस काम के लिए सबसे जो स्वीटेबल सेमीकंडक्टर आपका है वो कार्बन सबसे स्वीटेबल सेमीकंडक्टर है। कार्बन सबसे स्वीटेबल क्यों है? उसके 2-3 रीजन है। तो देखिए मैंने यहां पर पहले ही आपको लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रायः अति उच्च प्रतिरोधों की आपको जरूरत होती है। अभी मैंने बताया ये प्रतिरोध किलो ओम तथा मेगा ओम की कोटि के होते हैं। मतलब हमें इतने हाई रेसिस्टेंस चाहिए होते हैं कि ये किलो ओम और मेगा ओम के ऑर्डर के होते हैं। इतने 10⁻³ ओम्स, 10⁻⁶ ओम के ऑर्डर के ये होते हैं। इतने उच्च प्रतिरोधों का धात्वीय चालकों से बनाना असुविधाजनक है। धात्वीय चालकों से बनाना, कंडक्टर्स से बनाना असुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी अधिक लंबाई की आवश्यकता होगी आपको। अगर आप जितना ज्यादा प्रतिरोध बनाना चाहेंगे उतनी ज्यादा लंबाई आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे प्रतिरोधों को प्रायः अर्धचालकों से बनाया जाता है। ठीक है, इस काम के लिए सबसे जो स्वीटेबल सेमीकंडक्टर है दैट इज कार्बन। और कार्बन को लेने का रीजन क्या है? तो उसके कुछ रीजन है। नंबर 1, इससे जो प्रतिरोध बनते हैं कार्बन से वो कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक के बनाए जा सकते हैं। मतलब उनसे हम वेरिएशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। छोटे से छोटे रेसिस्टर्स भी हम कार्बन से बना सकते हैं और बड़े से बड़ा रेसिस्टर भी हम कार्बन का बना सकते हैं। तो इसमें मुझे बहुत बड़ा एक रेंज मिल जाता है, बहुत बड़ी वेरिएशन मुझे मिल जाता है और मैं हर रेसिस्टर बना सकता हूं इससे। दूसरा क्या है कि इससे बने प्रतिरोधों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कैसे प्रतिरोध होते हैं अभी मैं उस पर आता हूं, पहले ये भी पढ़ देते हैं कि ये कीमत में सस्ते होते हैं और ये हमको बहुत महंगे भी नहीं पड़ते, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते। ये हमारे बजट में आ जाते हैं बड़ी आसानी से और बड़े सस्ते पड़ते हैं हमको। हाँ, तो ये जो मैं बात कर रहा था कि इससे बने प्रतिरोधों का आकार बहुत छोटा होता है। तो कितने छोटे आकार के होते हैं ये मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में इसमें होता ये है कि कार्बन का ही क्योंकि बनाना है तो कार्बन को हम प्योर करने के बाद उसकी एक रॉड बना लेते हैं, छड़ बना लेते हैं। कैसी छड़ बना लेते हैं? एकदम बेलनाकार छड़ बना लेते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं, अब आजकल कार्बन रेसिस्टर्स का जो शेप है वो बहुत तरीके का आने लगा है। फिलहाल एक जो सबसे कॉमन शेप बनता है वो ये कि उसको बेलनाकार एक पतली सी रॉड बना लें। कितनी पतली? तो आप सभी ने माचिस की तीली देखी होगी, मैच स्टिक। मैच स्टिक जितनी पतली बेलनाकार एक रॉड बना लें और उसके बाद उसके 1-1 सेंटीमीटर के पीस काट लें। ये बेलनाकार मैच स्टिक जितनी पतली, उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के 1-1 सेंटीमीटर के हमने उससे टुकड़े काट लिए। अब वो जितना छोटा टुकड़ा होगा उसको हम बोला करेंगे कार्बन रेसिस्टर कहा करेंगे।
ठीक है, तो मैं आपको यहां पर उसका एक फिगर बना के दिखाता हूं। हालांकि कार्बन रेसिस्टर जैसा कि मैंने बताया मैच स्टिक जितना पतला और लेंथ में बहुत ज्यादा, बस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं स्केल में बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं यहां थोड़े से बड़े साइज का बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये कार्बन का एक रेसिस्टर इस तरीके का होगा, ऐसा ये कार्बन का रेसिस्टर बना हुआ रहता है आपका, ठीक है। और इसके दोनों तरफ एक यहां से ऐसा कंडक्टर निकला होगा, एक यहां से ऐसा कंडक्टर निकला होगा। तो ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाया दिस इज कार्बन रेसिस्टर, और ये दोनों कंडक्टर्स निकले हुए हैं इससे, ताकि हम कहीं पर भी अपने सर्किट में इसे कनेक्ट कर सकें। ये कंडक्टर्स हैं। तो जिस भी सर्किट में हमें रेसिस्टर लगाना होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक ये सर्किट आपका एक वायर लगी हुई है और मुझे यहां पर एक 100 ओम का रेसिस्टर चाहिए, तो मैं 100 ओम का कार्बन रेसिस्टर लेके आऊंगा, वहां से बीच से तार काटूंगा और बीच में एक तरफ तार में ये कनेक्ट कर देंगे और दूसरी तरफ ये कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्टिंग वायर्स इसमें लगी होती हैं। इस तरह का कार्बन रेसिस्टर आपका बना होता है, ठीक है। और जिस भी सर्किट में आप बीच में तार में इसे काट के लगा देंगे, उस सर्किट में क्योंकि करंट जब फ्लो होगी उस सर्किट में, उस वायर में, तो करंट ऐसा आएगी, फिर करंट इसमें से फ्लो होगी और इसमें से फ्लो होने के बाद ऐसे जाएगी। तो उस सर्किट में आपका ये कार्बन रेसिस्टर शामिल हो जाएगा साथ में। तो अगर 100 किलो ओम का है तो 100 किलो ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके सर्किट में। जितने ओम का ये रेजिस्टर होगा उतना ही ओम आपके सर्किट में शामिल हो जाएगा। हाँ, इसमें हमको जो स्टडी करना है कार्बन प्रतिरोध में, तो मुझे इतना ही स्टडी करना है, हमको इसका वर्ण कोड स्टडी करना है, इसका कलर कोड हमको स्टडी करना है। अब ये कलर कोड क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि कलर कोड इसके लिए क्या होता है। एक्चुअली ये जो कार्बन रेसिस्टर्स होते हैं, अब ये कार्बन रेसिस्टर अगर हमने कोई भी बनाया इतना छोटा सा, तो उस कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है ये हमको कैसे पता चलेगा। फिर से मैं बता दूं, हमें मेन स्टडी जो इसमें कार्बन रेसिस्टर्स में करनी है वो ये करनी है कि अगर कोई भी कार्बन रेसिस्टर बना तो उस कार्बन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, इसके बारे में मुझे स्टडी करना है। और उसी के लिए उसमें कलर कोड बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास कार्बन रेसिस्टर बना हुआ आता है, उस कार्बन रेसिस्टर में आप पाएंगे कि उसमें इस तरीके से कलर ऐसे बने होते हैं, उसमें बैंड्स बने होते हैं, कलर का पेंट किया हुआ होता है उस पे, ऐसे कलर का इस तरीके से उसमें पेंट किया हुआ रहता है। ऐसे 3 बैंड यहां बने होते हैं, एक बैंड उससे कुछ दूरी पर इधर बना होता है, कभी कभी ये बैंड नहीं भी बना होता है। इस तरीके से ये जो 3 बैंड यहां, किस लिए ये कलरफुल बैंड बने हुए हैं, ये जो बैंड बने हैं इनको देख करके ही हम इस कार्बन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस पहचान जाया करेंगे। तो इसमें 3 कलर बैंड तो एक तरफ बने होते हैं, एक कलर बैंड उनसे कुछ दूरी पर बना होता है और कभी कभी ये नहीं भी बना होता है। अब इन कलर बैंड्स को देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि इस रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो मैं आपको बताता हूं, सभी बच्चे ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हम कार्बन रेसिस्टर का जो भी रेसिस्टेंस होता है इन कलर बैंड में ही हम छुपा देते हैं, कोड कर देते हैं उसको, ठीक है।
कैसे, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझें। इसमें जो शुरुआत के 2 कलर बैंड होंगे, शुरुआत का ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट कलर बैंड होगा और जो स्टार्टिंग का सेकंड कलर बैंड होगा, ये आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा, 2 सार्थक अंक आपको देगा ये। तो आपको जो फर्स्ट कलर बैंड होगा, फर्स्ट कलर बैंड होगा, ये आपको आर की वैल्यू का फर्स्ट सिग्निफिकेंट या का प्रथम सार्थक अंक देगा। प्रथम सार्थक अंक देता है। इसका जो दूसरा कलर बैंड होगा, दूसरा कलर बैंड, पहला कलर बैंड, दूसरा कलर बैंड, तीसरा कलर बैंड और ये चौथा कलर बैंड, जो दूसरा कलर बैंड होगा इस पे, ये कलर बैंड हमें उसकी प्रतिरोध की वैल्यू का द्वितीय सार्थक अंक देता है। कैसे, अभी मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा। जो तीसरा कलर बैंड होगा वो आपकी आर की वैल्यू में, आर की वैल्यू में 10 की घात का नंबर देता है, घात का नंबर देता है आपको, ठीक है। और जो फोर्थ कलर बैंड आपके पास होगा, ये फोर्थ कलर बैंड, ये कलर बैंड आपको हमेशा ही परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस देगा, परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस, जिसे हम बोलते हैं सहनशीलता का प्रतिशत, सहनशीलता का प्रतिशत देता है। सहनशीलता को ही दूसरे नाम से हम एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 4 बैंड बने होंगे। पहले कलर का जो बैंड होगा उससे हमें आर की वैल्यू का प्रथम सार्थक अंक मिलेगा, दूसरे कलर बैंड से हमको आर की वैल्यू का द्वितीय सार्थक अंक मिलेगा, तीसरे कलर बैंड से हमको आर की वैल्यू के में 10 की घात का नंबर मिलेगा, और चौथे जो बैंड होगा उससे मुझे टॉलरेंस का परसेंटेज मिलेगा, सहनशीलता का प्रतिशत मिलेगा, एरर मिलेगी कि कितना एरर वो शो कर सकता है, ठीक है। कैसे, अब मैं थोड़ा सा आपको जैसे बताता हूं। जैसे फर्स्ट कलर बैंड का नंबर आया 2, सेकंड कलर बैंड का नंबर आया 3, फोर्थ आपके थर्ड कलर बैंड का नंबर आया 5, और इस तरह से फोर्थ की अभी मैं बात नहीं करता हूं क्योंकि किसी किसी में ये होता है और किसी किसी में ये नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे उसकी वैल्यू प्रतिरोध की हम क्या लिखेंगे, देखो जो पहले बैंड का नंबर है वो आपको प्रथम सार्थक अंक देगा तो 2 लिख देंगे, दूसरे बैंड का जो नंबर होगा वो हमें द्वितीय सार्थक अंक देगा तो 3 लिख देंगे, तीसरे बैंड का जो नंबर होगा वो मुझे तीसरा सार्थक अंक नहीं देगा बल्कि वो 10 की घात का नंबर देगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, 223 इंटू 10 टू द पावर 5। आप एक चीज हमेशा याद रख लें कि वर्ण कोड से, हमने जो भी वर्ण कोड बनाया है उससे हम कार्बन रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस को सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक फाइंड कर सकते हैं, बस 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी होगी, लेकिन उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसा आएगा बाई चांस किसी में पहले कलर कोड का नंबर 4 है, दूसरे कलर बैंड का नंबर 6 है, तीसरे कलर बैंड का नंबर 7 है, तो उस सिचुएशन पे प्रतिरोध की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए, बताइए मुझे। ये हो जाएगी 46 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम।
तो ये आपको बहुत याद रखना है, जो थर्ड बैंड का नंबर होगा इससे सिग्निफिकेंट नंबर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इससे 10 की पावर मिला करेगी, इससे आप मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये सारे नंबर्स, अब आप सोचेंगे कि इसमें कलर कोड में कैसे 2, 3, 5 आएगा, कैसे 4, 6 आएगा, तो उसके हमने बेटा ये जो बैंड हम बनाते हैं, पट्टियां बनाते हैं, उसके हमने अलग अलग कलर की पट्टियां बनाते हैं और उन कलर्स में ही हमने उसके नंबर्स छुपा दिए हैं। अभी आपको एक टेबल बना के हम दिखाएंगे, उससे आपको उन कलर्स के नंबर पता चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप एक चीज सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से अच्छा था कि आप जो भी कार्बन रेसिस्टर बनाते उसमें उसकी वैल्यू लिख देते। आप सब इतना कोड क्यों बनाया, आप उसके ऊपर लिख देते ना सीधे छोटा छोटा, 23 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, 46 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम, ये सब आप लिख देते उस पे, तो हमको ये कलर कोड से इतना ना याद रखना पड़ता और ना ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। हाँ, आपका सोचना बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन कार्बन रेसिस्टर को बनाकर उसमें लिखने में हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लिखने में हमको कैसा प्रॉब्लम था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहां पर ये कार्बन रेसिस्टर बना, वहां कार्बन रेसिस्टर को बनाने वाले ने इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी। कैसे लिखी आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर इसने इसकी वैल्यू लिखी, ऐसे लिखी इसकी वैल्यू, ऐसे इसकी वैल्यू लिखी उसने, इस तरह से ऐसे उसने इसकी वैल्यू लिख दी। कार्बन रेसिस्टर बनाया और उसके ऊपर इस तरह से उसने ये वैल्यू लिख दिया। अब जब ये कार्बन रेसिस्टर आपके पास आया तो आप बताइए ये कितने ओम का रेसिस्टेंस है, इसको देखिए और पढ़ करके मुझे बताइए कि ये कितने ओम का रेसिस्टेंस बना हुआ है। क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, हम भी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ये लिखा ही पता नहीं कौन सी भाषा में है, ये चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है। अब अगर ये चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है तो इसको सिर्फ कौन पढ़ सकता था? इसको सिर्फ चाइना के लोग पढ़ सकते थे, लेकिन हमें तो कार्बन रेसिस्टर चाइना में बन करके और हमारे पूरी दुनिया में ये तो जाएंगे। अब अगर पूरी दुनिया में जाएंगे तो पूरी दुनिया के जो सारे कंट्रीज हैं वो तो चाइनीज भाषा नहीं जानते ना, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉब्लम थी हमारे सामने। और ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये चाइना में बना हुआ है। तो अगर हम उसके ऊपर लिखना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर तो हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर हम बनाएंगे, चाइना बनाएगा तो चाइना अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा, अपनी लिपि लिखेगा उसके ऊपर, और अपनी लिपि लिख देगा तो बाकी सारे कंट्रीज को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे तो फिर अंग्रेजी में लिख दिया जाए, अंग्रेजी सबको पता है। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भी, इंग्लिश भी 40, 50, 60 कंट्रीज को ही मालूम है केवल। बाकी कंट्रीज में अगर ये रजिस्टर बन के जाएगा तो वहां के लोग उसको कैसे पढ़ेंगे? तो हमारे सामने कि हम इस पे रजिस्टर पर सीधे ये वैल्यू लिख देते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, तो हम लिख नहीं पाए इस पे। उसके लिए ही हमने कलर कोड बना लिए, और कलर कोड बनाने के बाद कोड में जो हमने नंबर छुपा दिए, हर कलर में हमने एक एक नंबर छुपा दिया। नंबर काउंटिंग 0 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सबकी सेम होती है। हाँ, सबकी अपनी अपनी लिपि अलग है, कोई किसी तरीके से 1 बनाता है, कोई किसी तरीके से 1 बनाता है, लेकिन 1 से 10 तक सबको पहचानना आता है। इसलिए हमने कार्बन रेसिस्टर के ऊपर उनकी वैल्यू लिखी नहीं, क्योंकि लिखी जाती तो वो उसी भाषा में लिखता जिस देश में ये बना हुआ है, तो बाकी कंट्रीज उसको समझ नहीं पाते। इसलिए हमने कलर कोड उनके बनाए। अब क्या कलर कोड बनाए हैं और कैसे उनको बनाया है ये हम देखते हैं। हाँ, एक चीज उससे पहले मैं और आपको बताता हूं, ये सहनशीलता का प्रतिशत क्या है। सहनशीलता का प्रतिशत यानी कि एरर। जैसे आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हमें जरूरत है बाई चांस 5000 ओम रेसिस्टर्स की, अब मैंने उसको बनाने वाले को बोला कि भैया मुझे 5000 ओम का रेसिस्टर, एक कार्बन रेसिस्टर बना के दो,
तो उसने मुझे 5000 ओम का कार्बन रेसिस्टर बना के दिया और उसने बोला कि इसमें 5% एरर रहेगी। 5% एरर रहेगी मतलब 5000 से 250 कम और 250 से ज्यादा तक ये वैल्यू चेंज कर सकता है अपनी। मतलब इसकी वैल्यू 5000 कहकर उसने दिया हमको, लेकिन इसकी वैल्यू 4750 से लेकर 5250 तक हो सकती है। 4750 से लेकर के और 5250 तक चेंज होती है। लेकिन क्योंकि 5000 ओम का रेसिस्टेंस है, 250 कम 250 ज्यादा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5% एरर हमने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% एरर चलेगा। अब 5% एरर तो चलेगा, लेकिन बनाने वाले ने ये हमको दिया 1000 रुपए का दिया उसने हमको ये। तो हमने बोला कि यार ये तो 1000 रुपए का मिल रहा है, ये तो बहुत महंगा मुझे पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भैया एक काम करो, थोड़ा सा और सस्ता दीजिए, इतना महंगा हम बियर नहीं कर पाएंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं थोड़ा सा और सस्ता कर देता हूं, और अपनी जो प्रक्रिया है इसको बनाने की वो मैं थोड़ी छोटी कर देता हूं, कार्बन को मैं बहुत प्योर नहीं करूंगा, लेकिन उसमें 10% का एरर आ जाएगा। 10% का एरर आ जाएगा मतलब आप 5000 ओम का कहकर लेओगे, लेकिन वो 4500 ओम से लेकर 5500 ओम तक चेंज दिखाएगा भाई आपको। और जिस भी सर्किट में आप इसे लगा देंगे उसमें 4500 से 5500 तक का चेंज दिखाएगा और आपकी रीडिंग बदल जाएगी। तो क्या ये चलेगा? तो हमने बोला कि उसकी अपेक्षा तो थोड़ा सा सस्ता है, ये वाला उसने हमको दे दिया 500 रुपए में। तो हमने बोला उसकी अपेक्षा थोड़ा सस्ता है तो चलेगा भाई, इसी से काम चला लेंगे। लेकिन एरर का परसेंटेज बेटा इसमें कैसा है? ज्यादा। 10% का इसमें टॉलरेंस आ गया। इसको क्या बोलेंगे? टॉलरेंस, परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस। पहले 5% था तो महंगा ज्यादा पड़ता था, फिर 10% का टॉलरेंस आ गया तो वो थोड़ा सा मुझे सस्ता पड़ा। हमने बोला कि हमें और थोड़ा सस्ता बना के दो, तो उसने बोला ठीक है हम और सस्ता बना के आपको दे देंगे, लेकिन उसमें आपको इसमें टॉलरेंस था 5% का, इसमें 10% का, और उसने बोला कि उसमें 20% का टॉलरेंस आ जाएगा। 20% का टॉलरेंस आ जाएगा मतलब आप 5000 ओम कहकर लेओगे, लेकिन वो 4000 से 6000 तक आपको चेंज दिखाएगा। ये इसमें हो जाएगा 4000 ओम से 6000 ओम तक का चेंज आपको ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा कि एरर ज्यादा आ गई, लेकिन क्योंकि ये हमें और सस्ता मिल जाता है, 200 रुपए में मिल जाता है, तो हमने बोला कि चलो ये हमको सही है, हमारा काम इसी से चल जाएगा। तो एक जो परसेंटेज ऑफ टॉलरेंस बना उसके लिए भी हमने कलर बैंड बनाया है, चौथा वाला। उसके लिए मैंने 3 कलर बैंड बनाए हैं, एक गोल्डन कलर, एक सिल्वर कलर का बैंड, और एक बनाया है हमने नो कलर बैंड ही नहीं होगा वो वाला। और अब आप समझ गए होंगे कि अगर गोल्डन कलर का बैंड बना है इसका मतलब उसका एरर 5% होगा। सिल्वर कलर का बैंड बना है तो 10% एरर, अगर कोई कलर ही नहीं है बैंड का तो 20% का वो एरर हमको दिखाएगा। और कौन सा ज्यादा अच्छा होगा? जिसका एरर जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा कार्बन रेसिस्टर आपका होगा। तो ये टॉलरेंस का परसेंटेज का मतलब हुआ करेगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बैंड्स हैं इनके कलर्स में कौन से नंबर हमने छुपाए हैं, कौन कौन से कलर यूज किए और उनमें कौन कौन से नंबर्स हमने छुपा दिए हैं, और उससे उनको पढ़ना कैसे पढ़ा जाएगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हाँ देखिए बेटा, ये एक आपका टेबल है, इसे आप सभी बच्चों को याद करना है। इसमें ये कलर दिए गए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। इनके जो कोड्स लिखे हुए ये लिखे हैं। ब्लैक का कोड 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट के लिए 9। और ये जो नंबर होंगे ये फर्स्ट और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको यहां मिला करेगी।
दो सिग्निफिकेंट डिजिट में रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं ना, और जो मल्टीप्लायर होगा, जो 10 की पावर होगी, वो आपको यहां से मिल जाया करेगी। कलर देख करके उसके सामने वाली 10 की पावर को आप नोट कर दिया करेंगे। टॉलरेंस का जो परसेंटेज होगा, अगर बैंड गोल्डन कलर का है तो उसका टॉलरेंस 5%, सिल्वर कलर का है तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो उसका परसेंट 20% का होगा। अब इसको याद करने का एक आसान सा तरीका भी बनाया गया है। वो आसान सा तरीके के लिए एक सेंटेंस बना दिया गया है। उस सेंटेंस को सभी बच्चे याद कर लेते हैं और बड़ी आसानी से उनको याद रह जाता है। जैसे आप बाकी की चीजें याद करने के लिए कभी कभी सेंटेंस बनाते हैं, केमिस्ट्री में बनाते हैं, तो वैसे यहां पर भी एक सेंटेंस बनाया गया है। क्या सेंटेंस है मैं आपको बताता हूं। इसका सेंटेंस है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये इसके अच्छे से याद रखने के लिए एक सेंटेंस बनाया हमने, जिसमें आप ध्यान से देखिए, पहले बी का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आप देख सकते हैं पहले बी से ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और सबसे लास्ट में व्हाइट। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो क्या सेंटेंस हमने बनाया? B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस सेंटेंस को याद करके आप इनके कलर कोड में याद रख सकते हैं। 0 से स्टार्ट करके 9 तक इसकी काउंटिंग आपकी रहा करेगी। अब इसको कैसे आप इसका रेसिस्टेंस पहचाना करेंगे, कैसे रेसिस्टेंस को आप काउंट करा करेंगे, उसके लिए एक आध एग्जांपल है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक कार्बन प्रतिरोधक है जिस पर 4 पट्टियां बनी हुई हैं, येलो, वायलेट, ब्लू और गोल्ड। पहली जो पट्टी बनी हुई है, अभी मैंने यहां पर कार्बन रेसिस्टर आपको बना के एक दिखाया था, 4 पट्टियां उसमें थी, 1, 2, 3 और यहां पर एक 4। पहली पट्टी येलो कलर की है, दूसरी पट्टी उसकी वायलेट, ब्लू और गोल्ड। वायलेट है, फिर ब्लू है और सबसे लास्ट की जो बैंड बना हुआ है वो गोल्डन कलर की बनी हुई है। तो हमने जब देखा रेसिस्टर को, उसमें पहली बैंड येलो, फिर वायलेट, फिर ब्लू और लास्ट में गोल्डन कलर का एक बैंड बना था। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हम पहचानना चाहते हैं। सबसे पहले येलो बनी हुई है पट्टी, हमने देखा कि येलो कलर की बैंड बनी हुई है। तो येलो के लिए सबसे पहले आप दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखिए। तो पहले कलर से पहला सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे क्या मिला? 4। दूसरा बैंड मैंने क्या देखा? वायलेट कलर का बना हुआ है। तो वायलेट के लिए क्या नंबर हमने देखा है? 7। तो हमने 7 लिख दिया। अब दोनों बैंड्स के कलर्स की वजह से हमने दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख दिए। तीसरे बैंड का जो कलर होता है वो हमको सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देता, बल्कि वो 10 की पावर देता है। तीसरा कलर क्या है? ब्लू। ब्लू के लिए क्या नंबर है? 6। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 6 को इसके साथ ऐसा नहीं लिखना है आपको, इसे आप 10 टू दी पावर 6 लिख देंगे। अब चौथा भी बैंड है, गोल्डन कलर का है इसमें, तो वो क्योंकि टॉलरेंस का परसेंटेज बताएगा कि इतने परसेंट कम से इतने परसेंट ज्यादा तक रेसिस्टेंस शो करेगा। और गोल्ड के लिए क्या है? 5%। तो ये हमने 5% लिख दिया और इतने ओम का रेसिस्टेंस आ गया। तो हमको जब भी हम रेसिस्टर देखते हैं तो केवल कलर्स के बैंड देखने पड़ते हैं, बैंड्स के कलर देखने पड़ते हैं। मुझे ये देखना नहीं पड़ता तो कि उसमें लिखा क्या है, और लिखना भी नहीं पड़ता मुझको। तो इस तरीके से हम पहचान जाते हैं। हम चाहें तो एक आध एग्जाम्पल मैं और आपको करके दिखा देता हूं, इससे आपको काफी आसानी होगी। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, रेड 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 सिल्वर। रेड 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 और सिल्वर एक एग्जाम्पल है।
इसको कैसे आप करेंगे? पहला बैंड उसमें रेड कलर का है, दूसरा बैंड भी रेड कलर का है, तीसरा बैंड हमने देखा ये भी रेड कलर, ये भी रेड कलर, ये भी रेड कलर, और ये सिल्वर कलर का बना हुआ है चौथा बैंड। तो ये चीज मुझे पढ़नी नहीं पड़ती, केवल कलर देखने होते हैं बस। अब अगर ऐसा कोई रेसिस्टर आपको मिला तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? आप देखिए, रेड के लिए क्या नंबर है? 2। तो पहले रेड से पहला सिग्निफिकेंट डिजिट मिलेगा। दूसरे बैंड का कलर भी रेड है, इससे दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट आपको मिल जाएगा। तीसरे बैंड का कलर भी रेड है, लेकिन तीसरे बैंड के कलर से हमको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मिलेगा, हमें 10 की पावर मिलेगी। और रेड है तो 10 की घात कितना कर दिया? 2। रेड के लिए 10 टू द पावर 2। सिल्वर के लिए टॉलरेंस का परसेंटेज 10% होगा, तो प्लस माइनस 10% ओम। ये इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आ गया। एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, सिल्वर। रेड, ब्लैक, ऑरेंज और सबसे लास्ट का बैंड सिल्वर कलर का बना हुआ है। सबसे पहले बैंड का कलर रेड कलर का बना हुआ है। रेड के लिए 2 तो हमने 2 लिख दिया, ब्लैक के लिए 0 तो हमने 0 लिख दिया। थर्ड बैंड का कलर ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए आप देखिए 10 टू द पावर 3, फिर यहां 3 नहीं लिखेंगे आप। तीसरे बैंड का कलर आपको मल्टीप्लायर देगा, प्लस माइनस सिल्वर है तो 10% का टॉलरेंस होगा। इतने ओम का ये रेसिस्टर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कोई भी कार्बन रेसिस्टर आप देखेंगे उस पे कलर बैंड्स देखेंगे, उनके क्या क्या कलर हैं, और इसके बाद बड़ी आसानी से आप उसको पढ़ के उसके रेसिस्टेंस का मान बता सकते हैं। और यही सारे कंट्रीज करते हैं। तो रेसिस्टर बने चाहे जिस कंट्री में, लेकिन वो एक्सपोर्ट तो बाकी सारे कंट्रीज को होता है। तो अगर अदर कंट्रीज में होगा तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनको कलर कोड पहचानना है और उसके बाद वो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, भले सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट अलग अलग है। तो इस तरीके से आप कार्बन रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? ओमिक सर्किट किसे बोलते हैं, नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं ये हमने पढ़ा, और उसके बाद कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद कार्बन रेसिस्टर्स के कलर कोड किस तरीके से हमने बनाए हैं उनको बताया, और उसकी वैल्यू पढ़ना भी आपको बताया गया। तो आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।